अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं साजिद बेग साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच मियां साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, साजिद बेग साहब सीनियर स्टूडेंट पुलिस पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं। एलएलबी और एमएस पॉलिटिकल साइंस किया पंजाब यूनिवर्सिटी से और एलएलएम किया यूनिवर्सिटी मेलबर्न में। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के सब्जेक्ट की कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे एक्सपर्ट नहीं मिल रहा था। बेग साहब का माशाल्लाह से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे एक तो जारी बात है, पाकिस्तान से इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ा, फिर वर्ल्ड रिनाउंड जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं उनसे माशाल्लाह से जब एलएलएम किया तो वहाँ से उन्होंने कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, जिसमें नॉट ओनली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद हैं, लाइक वो पाकिस्तान का है, इंडिया का है, यूएस का है, चाइना का है, अदर दैन दैट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन और इवन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रिप रखते हैं। एंड ही इज़ टीचिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एट एमपीडीडी एज वेल, जो भी प्रमोशन के लिए कोर्सेज वगैरह हो रहे होते हैं, और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहारपुर में भी पढ़ाते रहे हैं। सर सबसे पहला एक तो जो आपसे मेरा इसमें क्वेश्चन होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को हम सिलेबस को तो बाद में डिसाइफर करेंगे, पहला एक जो टिपिकल क्वेश्चन जो बच्चों को तंग कर रहा होता है, वो डरते हैं जी सी लॉ में जी वो स्कोर ज़्यादा नहीं आएगा जी, उसमें वो केस लॉज की एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा देनी पड़ती हैं। पहले तो इस क्यूरी को ज़रा रिजॉल्व करवाएं कि ये क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको कोई लीगल लैंग्वेज खास लिखनी पड़ती है या कि आम सब्जेक्ट की तरह के सब्जेक्ट है। जी मियां साहब बहुत शुक्रिया। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज़ अ वेरी कॉमन सब्जेक्ट, और हम समझ लें कि जो पॉलिटिकल डिस्कशंस कर रहे होते हैं उसमें भी किसी हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन्वॉल्व होता है। हमारे टॉक शोज़ जो चलते हैं 8 से 9 बजे तक, जो प्राइम टाइम में हमारे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में, उस पर आप जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें जो कुछ हो रहा है वो देख रहे होते हैं, डेवलपमेंट्स देख रहे होते हैं, और इवन जो हमारे ले मैन्स हैं वो भी इस पर बात कर रहे होते हैं जी कि 18th अमेंडमेंट क्या है, फेडरल सिस्टम क्या है। और पिछले दिनों जो मुल्क में बहस चल रही थी कि जी इज़ प्रेसिडेंशियल सिस्टम गुड फॉर पाकिस्तान, ठीक है। तो इस किस्म की जितने भी चीज़ें हैं दे फॉल अंडर द डोमेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। केस लॉज की आपने बात की, तो केस लॉ की कोई भी ब्रांच है उसमें केस लॉ मैटर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लॉ मेकिंग इज द कॉम्पिटेंस एंड प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट, एंड देन इट गोज टू द कोर्ट फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन। तो दुनिया की जितनी भी जुरिस्डिक्शंस हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन आवर केस, तो वो उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो दैट्स व्हाई दे एक्वायर अ पिवटल पार्ट ऑफ टू अंडरस्टैंड एनी लॉ, जो हमारी जो कोर्ट्स की रूलिंग्स हैं। तो जो केस लॉ के साथ आती है, और हमारे जो इन्होंने देयर आर नंबर ऑफ केस लॉ जो कि उन्होंने लीगल डेवलपमेंट में जो हमारा 4th पार्ट है सिलेबस का उसमें दिया हुआ है। और उसमें ये शुरू होता है मौलवी तमीज़ुद्दीन से, शुरू होता है मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस स्टेट, वो जो केस है, और ज़फ़र अली शाह पे उसका एंड है। तो दरमियान में बेनज़ीर भुट्टो, आसमा, जितनी भी लीगल डेवलपमेंट्स हुई हैं विद रिगार्ड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें मैं समझता हूँ, और मैंने 2018 की जो फेडरल सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी कि व्हाट फ्लॉज मेड बाय द स्टूडेंट अटेम्प्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो उन्होंने लिखा ये अल्फाज हैं, आप भी पढ़ लीजिएगा। Case law is the beauty of this subject. Wonderful. And unfortunately it was lacking. It was missing. तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि तमाम जुरिस्डिक्शन, उसमें फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, तो केस लॉज को थोड़ा सा टच करें, हु वांट टू स्कोर 80% और द हायर, तो उनको चाहिए कि उसमें लाजमी उसको टच जरूर करें। अच्छा, इसमें फिर सर जी यही तो एक मसला थोड़ा सा आ जाता है, जो एक साइंस बैकग्राउंड का बच्चा होता है, मैं फर्स्ट के मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मैं तो आपको पता साइंस का बंदा हूँ, ठीक है। तो जो साइंस का बंदा होता है या जो स्टूडेंट होता है वो थोड़ा सा डर जाता है यार, उसको तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की ही एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, फिर वो कहता है यार पता नहीं केस लॉ को कितनी मुश्किल चीज़ है। मतलब अगर एक बच्चा अच्छी तैयारी करना चाहता है तो आपको ख्याल में उसको कितने के केस लॉज पढ़ने पड़ेंगे और ये सब्जेक्ट कितने अरसे में तैयार हो जाएगा? मुझे पता था कि आप ये क्वेश्चन जरूर करेंगे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको आप 1 माह में तैयार कर सकते हैं, इट इज़ टू शॉर्ट।
ठीक है। और उसमें एक और मैं आपको उनकी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। उन्होंने कहा जी कि द आंसर वर सुपरफिशियल और इररेलेवेंट। ठीक हो तो गया। आपको थोड़ा सा तो इसको देखना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि इसको 2 से 3 माह लगेंगे इसको समझने में। ठीक है। अगर और लेकिन इट ओवरलैप्स विद मेनी अदर, बस इंग्लिश ऐसे में ये ओवरलैप करता है, आपके ह्यूमन राइट्स पे ऐसे आ जाता है, आपको 18th अमेंडमेंट में करंट अफेयर्स में कुछ पूछा जा सकता है। तो देयर आर नंबर ऑफ, कह लें कि ये ऐसा कोर्स है कि जो कि इट विल ब्रॉडन योर होराइजन टू स्टडी द डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट कोर्सेज, और इट्स वेरी मच रिलेटेड टू द अदर टॉपिक्स कोर्सेज ऑफ द सीएसएस। अच्छा, अब उसमें बेग साहब मसला ये होता है कि जब हम किसी बच्चे को कहते हैं ना यार इसमें 2 से 3 महीने लगेंगे, तो वो डर जाता है। पहले वो कहता है कि भैया हमें तो कैप्सूल चाहिए, कोई इंजेक्शन चाहिए जो आप हमें लगाएं और हम जो है वो पार हो जाए। तो अगर फंस के हम ऑब्वियसली ये कोर्स भी ऑफर करने जा रहे होंगे, तो जब हम इसको पढ़ा रहे होंगे तो हमारा कोर्स जो है, जो हमारी डिस्कशन हुई थी कि हम इसको 10 से 12-14 लेक्चर्स के अंदर इसको हम पैक कर सकते हैं, इसको अच्छा हम ऑफर कर सकते हैं। तो बाकी टाइम में बच्चे क्या रीडिंग्स कर रहे हैं? हाँ, बच्चे अब देखें, बात सुने, हमने जो लेक्चर्स हैं उसमें इट इज वेरी डिफिकल्ट कि उसको हमें सारे को कवर करें, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन हैं। और मैं ये भी आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जो सिलेबस है इट इज सॉर्ट ऑफ मतलब वेग, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें क्लैरिटी नहीं है कि मतलब आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आपको 3-4 सिर्फ टॉपिक्स दे देने चाहिए कि ये। लेकिन अगर आपने लिख दिया कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसका मतलब है कि जो सिलेबस कह रहा है कि आपको सारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, लेकिन स्टिल आपको पता है कि उसमें यूएस में हम देखेंगे कि जी जो कॉन्ग्रेशनल पार्ट्स हैं वो क्या हैं। अमेरिकन सेनेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज कॉल्ड द मोस्ट पावरफुल अपर चेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम उस पे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो कि जुडिशियल रिव्यू में मानी जाती है और जिसको हमने बारो किया बहुत सारे लीगल प्रिंसिपल्स को, अमेरिकन सुप्रीम, तो हमें उसको जो हमें पढ़ाने का जो तरीका, उसमें हम उसको कोशिश करेंगे 1-1.5 माह में कवर करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स ने अपने तौर पे जो सेल्फ स्टडी करनी है, जो रीडिंग्स करनी है, उसको करना पड़ेगी। और देयर इज नो शॉर्टकट, मैं ये अर्ज करूं, अगर आपने इसको सीरियसली पढ़ना है, आपको पता है कि सीएसएस में ईच मार्क्स मैटर, आपको पता है। तो जब आपने इसको पढ़ना है तो कोशिश ये करें। और मैं समझता हूं कि जब आप पेपर में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर ये देखता है कि व्हाट द डिफरेंस द स्टूडेंट मेड। ठीक है, ऑब्वियसली आप यूनिकनेस या yes. दूसरों के राइट in relation to other students who attempted the same question, लेकिन आपने you will have to make a difference। आपको शो करना है कि you have had good background study, आपने उसको पढ़ा, आपने बेसिक प्रिंसिपल्स को, बस आप जब ह्यूमन राइट्स पढ़ते हैं, ये आजकल बड़ा कॉमन टॉपिक है ह्यूमन राइट्स का, और उसमें विमेन राइट्स शामिल हैं, चिल्ड्रंस राइट्स शामिल हैं, जुवेनाइल राइट्स भी शामिल हैं, जिसको जुवेनाइल जस्टिस कहते हैं, जो आपके क्रिमिनोलॉजी का भी एक पार्ट है, क्रिमिनोलॉजी का पार्ट। तो आपने देखना है कि राइट्स कहाँ से आए, और हमने एक उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ लिया, लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या सर्टेन लिमिट्स कुड बी इम्पोज्ड ऑन योर राइट, और इज द स्टेट जस्टिफाइड in imposing those limitations। और उसके में आप, if you are aggrieved, what options or legal remedies available to you to invoke the courts, जिसको हम writ jurisdiction कहते हैं। तो जब हम राइट्स पढ़ेंगे तो राइट्स के साथ हम उसके जो लिमिटेशंस हैं उनको पढ़ेंगे, उसके पास जो रेमेडीज है उसको पढ़ेंगे। जब हम रूल ऑफ लॉ देखें, हमारे स्टूडेंट्स जो है ना, वो उसमें हम कहते हैं कि एक स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इवॉल्व हो रहे हैं और दे आर माइग्रेटिंग, दे आर ट्रैवलिंग to the boundaries, traveling to the different jurisdictions। there is, हम उसको कहते हैं transnational migration of the concepts of constitutional law। मतलब डेमोक्रेसी हर तरफ फैल रही है, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स था, अब तकरीबन दुनिया के हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर है जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें स्टूडेंट्स अपने आप को तैयार करें ग्लोबल पर्सपेक्टिव के लिए, टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अच्छा, हमारी सर जब डिस्कशन हो रही थी बैकग्राउंड में, तो आपने 2-3 टर्म्स बड़ी प्यारी यूज़ की थी कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन करते हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो आपने कोई एक वो रेशो एनालिसिस की बात की थी, फिर सर आपको कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब की बात हो रही थी, तो वहाँ पे भी आपने कोई टर्म यूज़ की थी जब कॉन्स्टिट्यूशन का एनालिसिस करते हैं।
तो ये जो इस तरह के अगर एनालिसिस आप डेवलप करते हैं तो आई थिंक सो दोज एनालिसिस या वो दोज टेक्निक्स कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर द यस यस इट हैज वेरी गुड इम्पैक्ट। और उसको हम कैनेडियन जो लीगल सिस्टम है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू राइट देयर आंसर इन अ पर्टिकुलर वे दैट इज कॉल्ड IRAC। उसमें आपने सबसे पहले इशू जो लॉ के जो कोर्सेज हैं IRAC इशू रूल एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन। तो ये आप अगर IRAC इसमें भी अगर आप लॉ के बल्कि इंटरनेशनल लॉ में मर्केंटाइल लॉ में इसमें क्योंकि लॉ हर एक में लॉ में इश्यूज हैं फिर रूल है रूल्स को आपने जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उस पर अप्लाई करना है। तो जो हमारे जितने भी केस लॉज हैं आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि स्टूडेंट्स उसको IRAC मेथड को यूज करने की कोशिश करें इशू रूल एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन वुड बी देयर ओन स्टूडेंट्स ओन कंक्लूजन। ये रेशो एनालिसिस रेशो ये है कि कोई भी अगर आपने केसेस पढ़ते हैं जितने यहाँ पे फर्ज करें केस दिए हुए हैं इसमें जो भी अदालत एक जजमेंट देती है दैट इज बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड अ स्पेसिफिक रेशियो। ठीक है जैसे आप कह लें कि उसकी जो खास रीजनिंग है वो आपने लिखना है कि कोर्ट इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंची व्हाट इज द रेशियो बिहाइंड व्हाट लीगल प्रिंसिपल्स आर इन्वॉल्व्ड। ओके गॉट इट। तो उसमें आपने जब ये जितने भी केस लिखने हैं तो आप उसमें रीजनिंग लिखनी है सिर्फ आपने इसको एलेबोरेट नहीं करना। यू डोंट रिक्वायर टू राइट इट डाउन इन अ डिस्क्रिप्टिव वे बट यू हैव टू। और मियां साहब मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि 3-4 चीजें चाहिए इसको किसी भी लॉ को मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात नहीं करता। नंबर 1 यू नीड टू डू डीप एनालिसिस देन यू शुड क्रिटिकली एंगेज योरसेल्फ with the discussion। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया you should critically engage। ये नहीं है कि आपने what the law as it is आपको sometimes you are required to write what the law it should have been कि लॉ को क्या होना चाहिए था। ठीक है तो मसलन ये आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के मैंने पास्ट पेपर्स देखे हैं तो उन्होंने इसको स्पेसिफिकली पूछा है जी what is the rule of law with regard to the United Kingdom और उसके कॉन्स्टिट्यूशन में देखें और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है ये रिटन है और अनरिटन है कोडिफाइड अनकोडिफाइड। ये नहीं है कि हमें ये सिर्फ ये बताया गया जी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन है। कई लीगल प्रिंसिपल्स ऐसे हैं मसलन एक डॉक्ट्राइन है जिसको हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ अब पाकिस्तान में एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा इस्लामिक सिस्टम है हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। अब फेडरल गवर्नमेंट कहती है जी वी आर गोइंग टू मेक टू फॉर्म अनदर कोर्ट with the nomenclature of Constitutional Court of Pakistan। तो ये अब ये जो इसको पार्लियामेंट बिल को पास कर देती है ये अदालत में जाएगा तो वो देखेंगे कि इज इट इनकंसिस्टेंट विद द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये आइन में लिखा नहीं हुआ लेकिन ये इंडिया ने मेरा ख्याल जर्मनी से लिया बारो किया इंडिया बारोड दिस आइडिया। तो उन्होंने कहा कि आप आइन के बुनियादी खद्दो खाल को नहीं छेड़ सकते दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये अनरिटन है ये लिखा हुआ नहीं आपको मिलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहे जी हम सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल सिस्टम है। तो अगर को कहे कि जी पार्लियामेंट वांट टू ब्रिंग अ लेजिस्लेशन दैट वुड एब्रोगेट डू अवे विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड इट वुड ब्रिंग प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो अदालत इसको देखेगी कि क्या जो बुनियादी आइन के खद्दो खाल है क्या ये जो मूव है पार्लियामेंट की उसके मुनाफी तो नहीं है। तो देयर आर हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स को भी कि देयर आर रिटन पोर्शन नॉट ओनली अनरिटन विद रिगार्ड टू यूनाइटेड किंगडम। हर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं दोज व्हिच आर एक्नॉलेज्ड बाय द कोर्ट एज अनरिटन प्रिंसिपल्स एंड डॉक्ट्राइन्स। वंडरफुल। चले ये बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का अक्सर कि जी वो ऑब्जेक्टिव में आता है कि कौन से मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जब वो अनरिटन है ठीक है तो वह वो बच्चे परेशान होते हैं कि अनरिटन की शक्ल में उसमें भी जारी बात है कोर्ट की रूलिंग्स हैं और कन्वेंशंस हैं उसमें जो हमारा जो सिलेबस का पहला पार्ट है उस डेफिनेशन एंड स्कोप उसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। कन्वेंशंस आर यूजेजेस दैट हैव एक्वायर्ड द फोर्स ऑफ लॉ दे आर नॉट रिटन एनीवेयर। मसलन फर्ज करें कि यूनाइटेड किंगडम में एक कन्वेंशन ये है कि स्पीकर जब दोबारा इलेक्शन में जाता है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपोनेंट पार्टी कैंडिडेट अपना नहीं खड़ा करती। अच्छा स्पीकर अनअपोज्ड ऑलवेज ही इज इलेक्टेड अनअपोज्ड ये कन्वेंशन है। अच्छा ये भी कन्वेंशन है
कि जो मोनार्क है यूके का, मतलब क्वीन है, तो शी वुड कॉल द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट टू स्वीयर इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके। तो ये भी, तो वो सारी ये कन्वेंशंस हैं, और उस कन्वेंशंस को समझ लें कि दे गॉट द फोर्स ऑफ द लॉ, और उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। वंडरफुल। अच्छा, अब इसमें सर एक और क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैं तो बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ज़्यादातर कोशिश होती है डिस्कशन में हम उनको डिस्कस करें। बच्चों के ज़हन में क्वेश्चन आता है कि यार एक तो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन कितने 280 कितने जी आर्टिकल्स हैं, जी, ठीक है, फिर क्या हमें ये सारे यूएस के, इंडिया के सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, और क्या आर्टिकल नहीं, कोई आर्टिकल्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट डाउन द आर्टिकल। कुछ खास चीजें हैं जो आपको लिखनी है, मतलब बाद का जरूरत पड़ जाती है अगर लिखें वेल एंड गुड, लेकिन सिर्फ आपको बेसिक प्रिंसिपल्स उसने सिलेबस में दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या बेसिक प्रिंसिपल्स विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। तो देखें, जैसे मैंने बता दिया, यूके में आप देखेंगे कन्वेंशन है, ठीक है, यूके में आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, अमेरिका में आप देखेंगे प्रेसिडेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सेनेट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स हैं वो आप देख लें। तो मतलब जैसे मैंने कहा कि ट्राई टू एनालाइज देम कंपैरेटिवली, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है इसमें कि यू आर सपोज टू डू सम सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव एनालिसिस, कि पाकिस्तान में जुडिशियल रिव्यू क्या है, इंडिया में जुडिशियल रिव्यू को। अच्छा, उसमें एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के। हमारे मुल्क में फर्ज करें एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ जजेस। ये दुनिया के बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जजेस का एहतसाब जजेस ही कर रहे हैं। दिस इज वेरी यूनिक। तो बाहर जो है वो आमतौर पे पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है, सेनेट या उनका जो हाउसेज हैं वो देखते हैं, पार्लियामेंट देखती। पाकिस्तान का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, और जो कि मैं समझता हूं कि इट इज इन लाइन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर है, तो सेपरेशन ऑफ पावर अगर आपको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में पूछते हैं तो राइट इट डाउन कि वी हैव सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ जजेस। तो थोड़ा सा क्रिटिकली इन्वॉल्व करें, और इस तरह से इसमें कोर्स बड़ा इजी है, और ये आम फहम बातें हैं, कोई इतना ये मर्केंटाइल नहीं है, या मर्केंटाइल लॉ या इंटरनेशनल लॉ नहीं है, या इस तरह के लॉ नहीं है। दिस इज कह लें कि वेरी कॉमन, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू का आता तो आपको वैसे ही पता है। अच्छा, इसमें सर बड़ा मजा आएगा बच्चों को इंशाल्लाह आपसे पढ़ के, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फाइनली क्या जाता है जो अक्सर बच्चों का होता है कि जी कुछ हमारे वो टिपिकल चीज़ें होती हैं कि सर इसमें रीडिंग्स कौन सी करें, वो मतलब आपको 4-5 किताबें रिकमेंड करेंगे, कोई 1-2 कहेंगे कि यार ये अच्छी बुक्स हैं, और फिर केस लॉज वहाँ से कर लें। रीडिंग्स या रिसोर्सेज कौन से रिकमेंड करेंगे आप? देखें जी, देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज, ठीक है, और आई वुड रिकमेंड टू द स्टूडेंट दैट डोंट रिलाई ऑन अ सिंगल और 2 रिसोर्सेज, ठीक है। ट्राई टू स्टडी मल्टीपल रिसोर्सेज, आप जितनी आपकी कैपेसिटी है, मैं आपको ये नहीं कह रहा, ठीक है। और उसमें वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बाय कैले, ये बड़ी कैले मशहूर किताब है। उसके अलावा हाउ स्टेट्स आर गवर्नड, ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी किताब है। उसके अलावा हामिद खान साहब की किताब है कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, और एक और है कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि जो सिलेबस का तीसरा पार्ट है ना जी, उसमें ये तो हम, मेरा ख्याल है कुछ 6ठी-7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में आईनी तारीख क्या है, इर्तिका क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है। ये तो बड़ी आम सी चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स को इस बात को भी थोड़ा सा उनमें मतलब उनको इस बात पे खुश होना चाहिए कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेड में, ओ लेवल्स में ये सारी चीजें पढ़ी हैं कि 56 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पार्लियामेंट्री था, 62 का प्रेसिडेंशियल था, उसमें बेसिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था। तो ये वो चीजें हैं जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये कुछ लीगल प्रिंसिपल्स के सिवा इसमें कोई ऐसी चीज ऐसी नहीं है जो मुश्किल हो। अच्छा, इससे मुझे थोड़ा सा ये आइडिया भी हुआ कि ये हमें पाकिस्तान अफेयर में भी हेल्प कर रहा होगा, करंट अफेयर में भी, ऐसे में भी, पॉलिटिकल साइंस के साथ भी ओवरलैप करेगा। आपको बच्चा इंडो पाक हिस्ट्री रखता है तो उसके साथ भी ओवरलैप, उसके साथ भी करें। वंडरफुल। तो इसमें ऑब्वियसली अगर आप ये सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो आपके पाक फिर करंट अफेयर के भी 1 से 2 क्वेश्चंस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पे तो कोई ना कोई क्वेश्चन मस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन पे देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे 18 अमेंडमेंट पे आपको ऐसे आ सकता है पूरे का पूरा 100 मार्क्स का। उसके अलावा रूल ऑफ लॉ पे आ सकता है, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको किसी भी ऐसे टॉपिक पे, मसलन ये तालिबान का जो टेक ओवर है और उसके साथ जो सारी की सारी डेवलपमेंट्स हैं, उसको भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो में देखते हैं। तो मसलन कई ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आपको रिजॉर्ट करना पड़ता है और उसकी तरफ रेफर करना पड़ता है।
और मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, और इफ यू मेक वेरी लिटिल एफर्ट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, वंडरफुल 80% और मोर देन 80%। वंडरफुल वंडरफुल। जी स्टूडेंट से मेरा दिल नहीं कर रहा मीटिंग को एंड करने को, लेकिन बेग साहब ने जाना भी है, तो इनकी आज असाइनमेंट है, तो जिसकी वजह से हम इसको अभी कंक्लूड कर रहे हैं। सेशन भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं जिसमें स्पेशली नॉर्मली मैं इस तरह फोर्सफुली रिकमेंड नहीं कर रहा होता, आई वुड रिकमेंड स्पेशली ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग पॉलिटिकल साइंस, वो तो लाजमी अटेंड करें जो डेमो और हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर होगा, और अदर स्टूडेंट्स को भी जिनका थोड़ा बहुत भी लॉ का बैकग्राउंड है या दे हैव द इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो लाजमी एक दफ़ा लेक्चर लेके देखें। सर वन फाइनल क्वेश्चन जो मेरा अक्सर होता है कि हो सकता है मैं क्वेश्चन भूल गया हूँ करना जो मुझे पूछना चाहिए था, तो आप उसमें क्या ऐड करना? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मौका दिया, मेरा ख्याल है आपने सारा कुछ कवर किया। तो बस मैं यही कहूँगा कि सिलेबस को गौर से देखें सबसे पहले, जब कोई भी तैयारी करें तो सिलेबस को जरूर देखें, चीज़ें ज़्यादातर सिलेबस से पूछी जाती हैं। बिल्कुल। और जो रिसोर्सेज हैं उनको बाद में देखें, पहले सिलेबस को देखें, और ये भी देखें कि क्या मैंने सिलेबस में से कुछ मिस तो नहीं कर दिया, और जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं कि हाँ उन्होंने कहा था जी क्वेश्चन इंग्लिश का भी था, तो यू आर सपोज टू राइट इंग्लिश, जब इसमें इंग्लिश लिखे तो थोड़ी लीगल टर्मिनोलॉजीज को भी इस्तेमाल करें, इट विल गिव मोर वेट टू योर आंसर्स। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। सर जी थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच मियां साहब। स्टूडेंट्स हमें दुआ में याद रखिएगा स्पेशली, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।